दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। दोस्तों, बचपन बचपने में कट जाता है और जवानी भागदौड़ में कट जाती है। उसके बाद वो वक्त आता है जिसको हम बुढ़ापा भी कह सकते हैं और सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन होने के बाद ना तो बचपन वाला बचपना रह पाता है और ना जवानी की भागदौड़। उसके बाद वक्त ही वक्त है, लेकिन करने के लिए कुछ खास नहीं होता और उसमें ज्यादातर लोग कभी हताश हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं और कभी ये सोचने लगते हैं कि हमने जिंदगी में ऐसा नहीं किया या जिंदगी में ऐसा क्यों किया, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता और वैसा करते तो वैसा होता, यानी कि एक रिग्रेट की लाइफ वो गुजारते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमारे पास जो सीनियर सिटीजन हैं वो 65 बरस के बूढ़े नहीं, 65 बरस के जवान हैं और उनकी उपलब्धियां ये हैं कि उन्होंने 40 साल तक HMT अजमेर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम किया और इन 40 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां प्राप्त की। लेकिन आज उनको उसका जरा भी घमंड नहीं है। जो जोश जवानी में उनके रहा होगा, शायद वही जोश आज भी कायम है। वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और जब आप उनकी बातचीत सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो आज भी उतने ही सादगी भरे हैं और आज भी उतने ही जोश से भरे हुए हैं और आज भी उसी तरह के सपने वो देखते हैं जैसा कि हम लोग बचपन और जवानी में देखते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो दोस्तों, आज हम उसी फुर्सत के रात दिन का एक शाम अपने दोस्त प्रदीप सक्सेना के साथ गुजार रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग किया था। और जब हम 1983 में अलग अलग हुए, अपनी अपनी जर्नी के लिए चले, तो इन्होंने उसके बाद एमटेक किया, उसके बाद ये डॉक्टर भी बन गए, पीएचडी किया, लेकिन हम तो खैर जो थे वही रहे। तो आज हम बहुत सालों बाद अपने स्टूडियो में मिल रहे हैं, तो मुझे लगा आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है तो कुछ हम भी करें, क्योंकि इनकी लाइफ जर्नी से मैं हमेशा से इम्प्रेस्ड रहा हूँ। जब हम लोग 19 साल के थे तब भी, और आज जबकि हम 64-65 को टच कर रहे हैं तब भी। तो मैं सक्सेना जी से पूछना चाहता हूँ कि वो जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी HMT अजमेर में एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, तो क्या उन्होंने जो ख्वाब देखे थे, जो अपने बारे में सोचा था, क्या उसको वो कितने प्रतिशत अपने जीवन में उतार पाए, या वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं या नहीं? भाई, जहाँ तक मेरी लाइफ का सवाल है, मैंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से 1983 में इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मेरा ये बचपन से ख्वाब था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं। मेरा 2-3 जगह एडमिशन हुआ, कहीं MNR में मेरे को सिविल मिली, SPTI कानपुर में इलेक्ट्रिकल ऑफर हुई, लेकिन उसमें बचपन में मेरे को ये नहीं पता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। लेकिन एक दिमाग में ऐसी चीज़ थी मैकेनिकल इंजीनियर को, क्योंकि मशीनें मेरे को फैसिनेट करती थी। खैर, दयालबाग में हम आए, हमारी जर्नी शुरू हुई और हमारे ये जो पहली दोस्त थी जिसे कहते हैं हम, एक मित्रता हुई, वो शंकर करगेती जी से हुई और हमारा वहाँ बड़ा जीवन बहुत बढ़िया निकला। उसके बाद हम 1983 में पास आउट करने के बाद अलग चले गए। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आ गए, मैं हिंदुस्तान मशीन टूल के अजमेर प्लांट में आया और ऐसे डिज़ाइन और R&D में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। R&D में मैंने काम किया, फिर मैं वहाँ R&D चीफ रहा, डिज़ाइन चीफ रहा, फिर मैंने ऑपरेशंस संभाला, ऑपरेशंस को हेड किया, फिर मैंने पूरे मार्केटिंग को हेड किया और 2019 में मैं रिटायर हुआ। बड़ी सेटिस्फाइड लाइफ रही, अब लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट रहा, जो चाहा वो अचीव किया, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी और फैमिली के फ्रंट पे भी। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, दोनों बीटेक कंप्यूटर साइंस की हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया सिडनी में सेटल्ड है, एक छोटी लड़की बेंगलोर में है। बहुत हैप्पी लाइफ लीड की, किसी तरह का लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। तो ये बताइए कि हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में हम लोग
अपना जो बाहरी रूप लोगों को दिखाते हैं, ज़्यादातर लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको बहुत परफेक्ट, बड़ा अलग तरह का एक कलर दिखाते हैं कि जिससे लोग इम्प्रेस्ड रहें, लोगों को अच्छा लगे। पर मुझे लगता है आपने बड़ी सादगी भरी ज़िंदगी जी है। ये जब कॉलेज टाइम में था मैंने तब भी देखा है, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ, हमेशा आपसे बात करता रहता था, मिलते जुलते भी रहते थे। तो मैंने ये पाया कि बड़ी सादगी से ज़िंदगी जी है, जबकि बाहर बहुत कंपटीशन है, लोग पता नहीं किस किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस किस तरह से प्रमोशंस पाते हैं, किस किस तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उस भाग दौड़ में शामिल नहीं थे। आपका कंपटीशन किससे था फिर? देखिए साहब, मैं जो आजकल की जो ज़िंदगी को लेता हूँ, मैं कभी भी लाइफ में रेट रेस में शामिल नहीं हुआ। ये जो आज जब भी भाग दो, मुझे दूसरे से पैसा कमाना, दूसरे से आगे निकलना, ना 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 ना, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा कंपैरिजन मेरे से है, मेरा कंपटीशन मेरे से है। वो कहते हैं ना, इट इज़ ईजी टू बी डिफिकल्ट बट इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। इट इज़ सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो मैं तो सिंपलिसिटी में विश्वास रखता हूँ। और हमें जो हम लाइफ को जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को। जैसे ही हम लाइफ को कंपेयर करते हैं, हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे। तो मैंने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिया, अपने गोल्स बनाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उन अपने कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए, उन प्रिंसिपल्स पर चला। और एज ए इंजीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने HMT में एंट्री ली, और एज ए जॉइंट जनरल मैनेजर R&D हेड किया, पद प्रतिष्ठा सब कुछ पाई, और अंत में एक आज टुडे आई एम लीडिंग ए वेरी वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। मेरा लोगों को मैसेज यही है, प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी बिकॉज एवरीबडी इज ए यूनिक पर्सनैलिटी। हर आदमी, एवरी वन ऑफ अस इज बॉर्न विद सम और अदर काइंड ऑफ टैलेंट। तो हर एक की टैलेंट अलग है, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग है, हर एक की जर्नी अलग अलग है। लोग सोचते हैं कि मैं उससे आगे हैं, वो मेरे से पीछे नहीं, नथिंग इज लाइक दैट। हर एक की जर्नी अलग है। अगर आपको खुश रहना है तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। एक चीज़ मैं जानता हूँ, जब हम लोगों की शादी भी नहीं हुई थी तो मैं आपके घर आया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उस समय आप एक मतलब कहना चाहिए एक लड़की को मोहब्बत करते थे, और आपने मुझे दूर से उसको दिखाया भी था। तो उसके बाद आपने शादी भी उससे करी। तो मैं समझता हूँ कि जो शादी, लव मैरिजेज होती हैं, जो प्रेम विवाह होते हैं, उनमें कुछ एक्सपेक्टेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आपने एक बड़ी सादगी भरी ज़िंदगी जी, इतने बड़े पद पर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को और हमारे देश को देने के बाद आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई अपना मकान नहीं बनाया, कोई बहुत महंगी लंबी गाड़ी नहीं खरीदी, और इस तरह से आप जीवन जीते रहे, तो क्या आप अपनी पत्नी को या अपने लाइफ पार्टनर को या अपने बच्चों को क्या संतुष्ट करने में कभी कोई समस्या आई? मैंने करमचंद साहब हमेशा लाइफ को ऐसे लिया कि लाइफ क्या होता है, बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम लोग उसको ओवर थिंक जब करते हैं, ओवर थिंकिंग करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर वेरी मिनिमम, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हमें बस एक रेट रेस में शामिल हो जाते हैं, मुझे उससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। मैंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को हमेशा यही कहा, भाई देखिए कि हमारे पास कितना भी पैसा हो और अगर हम खुश नहीं हैं तो सब बेकार। द पर्पज ऑफ लाइफ इज डिफीटेड अनलेस यू आर हैप्पी। तो हमारे जीवन का जो पहला उद्देश्य है वो खुश रहना है। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया कि इसका पैसे से, बड़े मकान से, लंबी कार से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक, कोई भी लेना देना नहीं है इसका। इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद मनी, पावर और ग्लैमर। ना, आप जितनी सिंपल लाइफ लीड करेंगे उतने ही आप हैप्पी होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आपका लाइफ का खुश रहना। आप सब कुछ पाके भी खुश नहीं है तो वो सब पाना बेकार है। तो पहले आप खुश रहिए। अब मैं आपकी यंग जनरेशन, कई बार मेरी बच्चियां मेरे से पूछती हैं तो आप पापा कहते हो इसका मतलब हम 10 रुपए में खुश हैं, तो क्या हम क्या आगे? नहीं, मैंने कहना ये भी गलत है। आप अभी जिस स्टेज में हैं, आप आज अभी 50,000 की सैलरी पे हैं, आई डोंट से कि आप 1 लाख के लिए एस्पायर मत कीजिए, आप एस्पायर कीजिए, लेकिन दुखी होके नहीं, खुश होके। अभी आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, आप सैमसंग के मोबाइल में खुश लीजिए। अभी आपकी 1 लाख की सैलरी, आप 1 लाख में खुश कीजिए। अभी आपके पास कोई छोटी गाड़ी है उसमें खुश, लेकिन आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और पद प्रतिष्ठा सब पाइए, लेकिन पहले खुश होइए। खुश होके करेंगे, कहते हैं ना,
सक्सेस सक्सेस may or may not be key to happiness, but happiness is definitely key to success. अगर आप कोई काम खुश होकर करेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके सक्सेस आपके कदम चूमेगी। पहले आप खुश रहिए, फिर आगे बढ़िए। स्काई इज द लिमिट। आप जाइए, करिए ना, खूब खूब आप पैसा कमाइए खूब, लेकिन एथिकल मीन्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आई कि मेहनत करिए, अपने एस्पिरेशंस को पाइए, लेकिन उसके लिए एक नियंत्रण की रेखा होनी चाहिए कि मुझे इससे पार नहीं जाना है, इससे गलत काम नहीं करना है, और उसके बाद जो कुछ आपको मिलेगा वो खुशी के साथ आपके साथ आएगा, और उससे संतुष्ट रहिए। कितना सुंदर मैसेज है, कितनी सुंदर सीख है जो हम सबको समझनी चाहिए। और सक्सेना जी, मैंने देखा है कि आजकल इस एज में आके, जबकि हम रिटायर हो जाते हैं, आपने दुनिया भर का काम किया है ज़िंदगी में, हमने भी कुछ कुछ किया है थोड़ा बहुत, लेकिन जब उसके बाद एकदम हम लोग रिटायर होकर घर पे आ जाते हैं तो पैसे की तो इतनी समस्या नहीं होती क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं होती हैं, बच्चे सेटल्ड हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ इमोशनल रिक्वायरमेंट, कुछ मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो क्या आपको ऐसा उसमें कहीं कोई कमी महसूस होती है कि नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी वर्क, और मैं क्या करूं, कैसे करूं? और इन एडिशन टू दैट, वन थिंग इज मोर आई वांट टू ऐड हियर कि जब हम लोग टहलने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे मिलते हैं, तो लगभग 90% से ऊपर के लोग सेटिस्फाइड नहीं लगते हैं। आपको भी मिले होंगे कोई लोग, तो उसका कोई एग्जांपल हो तो हमें बताइए, जिससे लोगों को कुछ समझने का, कुछ सीखने का मौका मिले। शंकर भाई, ऐसा होता है जब हम रिटायरमेंट के बाद जब घर पे बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम जैसे जो जितने बड़े पद पर रिटायर होता है वो उसका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह 8 से लेकर रात के 8-9 बजे तक 11-12 घंटे बड़ा पैक्ड शेड्यूल होता है। अब रिटायरमेंट के बाद ऑल ऑफ ए सडन आप घर पे बैठ जाते हैं, घर पे आप इनएक्टिव हो गए, अब आपके पास कोई काम नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब उसको समय को कैसे पास करें। तो समय को कहते हो, जब आप खाली रहते हैं, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आपके चीजें, आप अपने अचीवमेंट को तो याद करते नहीं हो, अब आप उसमें ये देखते हो कि यार रिग्रेट आप करने लगते हो, ऐसा हुआ या मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। अब आप किसी के बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो आप कहते हैं यार मेरे बच्चे का तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं। ये क्या होता है, जब आपके पास खाली समय होता है उस पर आप सोचते हो नहीं साहब, अरे मैंने अगेन टाइम एंड अगेन मैंने कहा है कि सबकी जर्नी अलग अलग है। ना तो अपने आप को किसी से कंपेयर करो, ना किसी अपने बच्चों को किसी से कंपेयर करो। आपकी जर्नी अलग है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, उसके हिसाब से लाइफ जियो। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मैं जब सुबह को, जैसे मेरा रूटीन है, मैं रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठता हूँ, घूमने जाता हूँ 1 घंटे। मैं चंद्रबाई नगर अजमेर में रहता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ हम जाते हैं। तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो हमारे बहुत खास मित्र हैं, वो बड़े मतलब एक IAS लेवल से रिटायर हुए हैं, और उनको बड़ा रिग्रेट है कि यार मैंने तो लाइफ बड़ी ईमानदारी से की, और यार मेरे साथ के लोग तो उनने इतना पैसा बनाया, उनने ऐसी का। तो मैंने कहा गुप्ता जी, आप अभी दुखी हो रहे हैं तो बहुत गलत दुखी हो रहे हैं। आपको दुखी, अरे ईमानदारी तो सबसे बड़ा सुख है, तो आपको क्यों दुखी होना चाहिए। तो उनके बाद तो मैंने कहा यार आपने बढ़िया लाइफ लीड की, आपके बच्चे बहुत वेल सेटल्ड है, आपकी श्रीमती जी बहुत अच्छी है, वाइफ बहुत अच्छी है, आपकी कोई फैमिली लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है। मैंने कहा आपके पास गाड़ी चलाने की बहुत बढ़िया मकान है, फिर क्यों दुखी हो। अरे यार मैं ये नहीं, मैंने कहा, तो मैंने ये नोट किया कि हम जितने भी सीनियर सिटीजन्स लोग हैं वो हम खाली बैठ के क्या करते हैं, हम क्या नहीं कर पाए लाइफ में, तो हम तो क्या पास्ट को रिग्रेट करते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है, फ्यूचर के लिए टू मच एंग्शियस है। तो वी हैव फॉरगॉटन टू लिव इन प्रेजेंट, वी आर वैसिलेटिंग बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। व्हेन वी टेंड टू वैसिलेट between the past and future, it brings unnecessarily tension on our brain and we make our life unhappy. तो मैंने कहा ये आप ये सोचना छोड़ो, आपने आप IAS के लेवल से रिटायर हुए, जैसे मैं था जनरल मैनेजर के लेवल से रिटायर हुए। मैं अपने हमेशा अचीवमेंट याद करता हूँ, मैंने ये किया, ऐसी ऐसी मशीनें डिजाइन की, ऐसे ऐसे काम किए, तो मैं हमेशा खुशी का अनुभव करता हूँ। और हम जहाँ से उठे थे, मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको, मैं लेकिन उनको हमेशा खुश देखता था। मैंने हमेशा अपने पिताजी, जब भी मैं कभी कोई होगा, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं है, हमेशा मैं पिताजी को देखता था वो कितने अभावों में रहे और कितने खुश रहते थे, और 5-6 बच्चों को उन्होंने पाला पोसा, सबको बड़ा लाइक बनाया। तो मैं अपने पास जब कभी कभी निगेटिविटी आती है, सबके ऊपर आती है, तो मैं जब उनका हंसता हुआ चेहरा कभी तस्वीर के सामने उनके पास जाता हूँ, तो आज भी मेरे को याद आता है कि वो जब इतनी परेशानी में वो खुश रहे। कभी हमारी तो मदर भी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई, उन्होंने अकेले पूरी फैमिली को बिल्ड किया,
कितनी हिम्मत थी। तो उनसे तो मेरे को आज भी इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं अपनी लाइफ को जब ऐसे देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे तो उसमें कोई रिग्रेट का नहीं मिलता। और हमेशा मैं सुबह उठते और शाम को प्रार्थना करके सोता, ईश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, किसी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है। एक छोटी सी बात जरूर और आती है, क्योंकि बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 40 years in our life, and we had been there for 12 hours or more outside our house, and then we suddenly come down to our limited to our house, and we can talk to our wife and better half, and we don't have that access as we were having earlier. तो क्या इसकी वजह से जैसे महिलाओं का थोड़ा सोचने का जो अंदाज है थोड़ा डिफरेंट होता है, और पुरुषों का सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, तो क्योंकि अब हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि वो अर्लियर क्या होता है कि महिलाएं बच्चों के भविष्य के लिए उनकी जो है मेंटेनेंस में बिजी रहती हैं, और हम लोग अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं। उसके बाद समय थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद थके हारे दोनों अपना समय निकालते रहते हैं और समय आगे बढ़ जाता है। फिर बच्चे अपनी लाइफ में चले जाते हैं, फ्री मतलब अपने स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने साथ अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम लोग नौकरी से इंडिपेंडेंट होकर घर आ जाते हैं। तो क्या इसकी वजह से कभी कोई मतलब ऐसा दिक्कत महसूस हुई कि कोऑर्डिनेशन बिठाने में उनको आपके साथ, आपको उनके साथ कहीं दिक्कत आती हो या नहीं आ रही है? ये बड़ा ऑब्वियस है। जब हम घर पे आ जाते हैं तो होता क्या है कि जब हम घर पे बैठते हैं, तो घर पे जब बैठते हैं तो हमारे पास घर पे टाइम होता है बहुत। तो हम क्या होता है, कई बार मैंने कई लोगों को देखा घर में, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऐसे पड़ा है, जैसे कोई काम वाली आ रही है तो उसने काम ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया होते, ये सब चीज़ें थोड़ा नेगिंग की टेंडेंसी होती है, एज में होती है। जब हम घर पर रहते हैं तो हम घर पे भाई ऑफिस में होते हैं तो हम लोग बिजी रहते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको मेरा सबको सजेशन ये है कि आप घर में जब आप कन्फाइंड हो, अपनी वाइफ के साथ हो, तो वाइफ की जो वाइफ से रिलेटेड इशू, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ना करें। उनकी वाइफ कैसे काम कर रही है, उनके खाना बनाने वाली कैसे काम कर रही है, उनमें आप बिल्कुल कोई इंटरफेयर ना कीजिए। कोई कमी हो भी तो बाद में अपनी वाइफ को बताएं इसको ऐसे नहीं किया, और अगर वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को, हाउस होल्ड अफेयर्स को मैनेज कर रही हैं, तो उसमें प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर, रादर उनको सपोर्ट कीजिए। अब जैसे आज मैं घर पर रहता हूँ तो हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं, और उनके कामों में जो मैं, जैसे कई बार मैं किचन के काम भी कर देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ तो आप थोड़ा ये सब्जी कैसे कर दीजिए, वो करिए, आप प्याज काट दीजिए, आप ये सब्जी काट दीजिए, मैं बड़ा खुशी से करता हूँ, उनको उनके कामों में सहयोग करता हूँ। और हमारे पे कोई तरह, अब छोटे मोटे इश्यू आते हैं कि लेडीज़ का एक थिंकिंग पैटर्न होता है, वो मेल से बिल्कुल अलग होता है। लेडीज़ जो है वो थोड़ा सा कंपेरिजन से जीती है। वही मैंने बात हूँ, अगर आप कभी भी कंपेयर करेंगे तो आप उससे कंपेयर करेंगे जिसके पास आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा रहता है कि यार मेरे हस्बैंड के पास ये चीज़ें नहीं है। जैसे मेरे पास है, मेरे पास एक कार है, मैं बड़ा सबसे ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ अपनी ऑल्टो ड्राइव करने से, लेकिन वहाँ होंडा सिटी भी है, तो होंडा सिटी में बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को सिटी के अंदर ले जाने के लिए मैं बड़ा कंफर्टेबल, वो 18-20 साल हो गए ना उस गाड़ी को बदला नहीं है। जब हमारे पास ये बड़ी गाड़ी आई तब भी हमारी मैडम ने कहा इसको छोटी को निकाल दो। मैंने कहा नहीं यार, मार्केट में जाते तो छोटी गाड़ी सही होती है, लेकिन इनको कई बार उसको थोड़ा सा इनकी आदत उसमें पड़ी हुई है, तो हम जैसे कई ऐसे भीड़ भाड़े में लेके जाते हैं तो कहते हैं बड़ी सी चलो ना। तो ये क्या होता है, लेडीज़ की जो एडेप्टेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, बड़ी जल्दी। लेकिन लेडीज़ में बहुत गुण भी होता है, वो परेशानियों में सबसे पहले अडेप्ट करती है और आपको हिम्मत देती है कि वो क्या होता है, जब तक आप स्ट्रांग हो तब तक तो आपसे कंप्लेन करेंगी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा आप परेशान हो गए अब, तब वो कहती है नहीं चिंता नहीं करो, सब अपने बात बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये लेडीज की टेंडेंसी, ये मैंने भी देखा है। और क्या होता है कि मैंने एक चीज, लेडीज में गुस्सा जल्दी होता है, लेकिन लेडीज जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतना उसको ओवरलुक भी करती है। लेकिन इसीलिए मैं सब लोगों को बताऊं कि जो गुस्सा करने का अधिकार घर में महिलाओं को है, आप प्लीज उन पर गुस्सा ना करें, हंसी खुशी रहें, और ये छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहे, ये चलती रही, इसमें कुछ नहीं होता, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि हम लोग गुस्से को ऑफिशियल अंदाज में ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर मान लिया बॉस गुस्सा हो गया, आपको लेटर दे दिया, तो वो परमानेंटली आपकी फाइल में छप गया। लेकिन यहाँ घर में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा होता है, थोड़ी देर मुंह बनाते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद लगता है कि वही पुराने दिन याद आ गए जो जिनकी वजह से हम आज तक जीवित हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी और बहुत शानदार मुलाकात हमारी हुई डॉक्टर पी.के. सक्सेना से। मैं तो कहूँगा इंजीनियर डॉक्टर पी.के. सक्सेना, क्योंकि मेरा उनका जो संपर्क है वो इंजीनियर होने के नाते हुआ था, और तब से हम लोगों की दोस्ती आज तक कायम है।
और मैंने अपने स्टूडियो का जो पहला पॉडकास्ट है वो सक्सेना जी के साथ और हम भी जैसे शंकर जी भाई गाना गाते हैं, हम भी अपने खाली टाइम, हमारे पास भी घर पे हमने इन्होंने सजेस्ट किया माइक बाइक ले लो, तो हमने माइक ले लिया, और जो हमारी श्रीमती कहती गाना सुनाओ तो उनको गाना सुनाते हैं खाली टाइम में बैठ के। तो मुझे भी कुछ गाना वाना नहीं आता था, सच बताऊं तो इनसे ही मैंने गाने की प्रेरणा ली थी कि जब कॉलेज टाइम में हम लोग टहलते थे तो ये बढ़िया अच्छे गाने गाया करते थे। 79 में जो फिल्में और 80 में आई थी उनके गाने गाते थे, तो वो मैंने ये लग गए काम पे, और मैं अपने काम के बाद थोड़ा समय निकाल कर म्यूज़िक को देने लगा, तो थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूटी मेरी बनी रही इसकी। तो इसकी वजह से ये डॉक्टर पता नहीं क्या क्या बन गए, मैं कुछ बन नहीं पाया, पर हाँ मैं गाने वाने गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। आपने कभी कभी मेरा थोड़ा क्या शंकर भाई शुरू से ही पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट रहा, आज भी पढ़ता हूँ, जब भी खाली समय होता हूँ काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, मेरी नेचर में है और उसको मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा सब लोगों को, रिटायरमेंट वालों को यही है, जिस काम में आपको खुशी मिले रिटायरमेंट के बाद, अगर आपको डांस करने में गो एंड ज्वाइन द डांस क्लासेस, गो एंड ज्वाइन द म्यूजिक क्लासेस, रीड बुक्स। अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलने में, जो आपको पिक्चर देखने में खुशी में, अब हमारे पास जिम्मेदारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं, हमारे बच्चे सेट हो चुके हैं, अब जो काम आप रिटायरमेंट से पहले नहीं कर पाए कृपया सब लोग करें। तो हमारा आज का उद्देश्य ये था कि आप सब लोगों के सामने उनकी एक खूबसूरत जर्नी, एक सफल जर्नी जो टेक्निकल लाइन में भी थी, उसके बाद रिसर्च की लाइन में थी, R&D की लाइन में थी, और उन्होंने एक HMT जैसे बड़े संस्थान, जो कि मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सबूत आज से कई साल पहले बनाया गया था, उस PSU में लगातार 40 ईयर्स तक काम किया। अब ये अमिताभ बच्चन होते तो लोग पहचानते इनको, या गांधी जी होते तो लोग पहचानते, लेकिन इन्होंने जितना बड़ा काम किया है और कभी अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी है, और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे कहता हूँ कि 2 लाइन में अगर वो कोई संदेश हमारे समाज को, हमारे दोस्तों को, हमारे सीनियर पीढ़ी को और हमारी यंग पीढ़ी को, जिसको भी कुछ कहना चाहें, 2-4 लाइनों में बताइए। मैं उससे पहले तो 2-3 लाइनें इंग्लिश की बोलना चाहूँगा। सक्सेस डज नॉट मीन the absence of failures. Success does not mean the absence of failure. Success means attainment of ultimate objectives. Success means winning the war, not every battle. हमारी जर्नी में बहुत से बैटल आएंगे जिनको हम लूज करेंगे, चिंता नहीं क्या, अल्टीमेटली वी हैव टू विन अ वॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शंकर, आप हमारे साथ आए और एक खूबसूरत शाम आपने हमारे साथ गुजारी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे आते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।